नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। माओवादियों को एक के बाद एक नुकसान होता चला जा रहा है। चलपति के बाद बासवराज के बाद लगातार बड़े बड़े लीडर्स ने के शहादतें हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही बालकृष्ण की शहादत हुई है। और सबसे बड़ी बात ये कि सीपीआई माओवादी के केंद्रीय कमेटी सदस्य जो चंद्रमा सरकार के राष्ट्रपति थे सुजाता, उन्होंने सरेंडर कर दिया। अभी सीपीआई माओवादी के नए महासचिव देव जी का नियुक्ति हुआ है और देव जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होनी जा रही है, किस तरीके से ये मुखबिरों के आतंक को, मुखबिरों के जो सुराख बनाए गए हैं पार्टी के अंदर, किस तरह से उसको रोका जाए, कम किया जाए या उसके निपटान की क्या विधि होगा, ये उनको तय करना जरूरी होगा, चुनौती होगी उनके सामने। अभी कल की खबर है कि सीपीआई माओवादी के केंद्रीय कमेटी सदस्य की हजारीबाग में फिर से एक मुठभेड़ में हत्या हो गई। और इस तरीके से कहा जाए तो माओवादी संगठन के अंदर लगातार केंद्रीय कमेटी के नेताओं की एक के बाद एक नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई पार्टी किस तरह करेगी ये तो पार्टी ही जाने, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब दमन होता है, जब बड़े नेताओं की हत्याएं होती है, शहादत होता है, नुकसान तो बड़ा होता है, लेकिन जनता में इसका आक्रोश भी पनपता है इस शहादत के खिलाफ। क्योंकि लोग उनको प्यार करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनको नेता की तरह याद करते हैं, और ऐसे में जब उनकी हत्या पुलिस करती है तो एक जन आक्रोश भी भड़कता है और उसके बाद लोगों की भर्तियाँ उसमें होती है, बड़े पैमाने पर भर्तियाँ होती है। इसको कि सीपीआई माओवादी के पिछले दिनों जारी किए गए पर्चे में जाहिर हुआ था कि हजारों लोग माओवादी संगठन में जुड़ रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यही चीज़ जो मुखबिरों के माध्यम से सरकार लगातार माओवादियों पर हमले करवा रही है, कर रही है, इसी तरह घटनाएं आपको बिरसा मुंडा के साथ भी किया गया था। इसी तरह की मुखबिरों के ही माध्यम से सिद्धू कानू को पकड़वाया गया था और मुखबिरों के ही माध्यम से तिलका मांझी जैसे महान योद्धा को खत्म किया गया था। ये तमाम चीज़ें हैं जो मुखबिरों के माध्यम से संचालित हो रहा है, संचालित किया जा रहा है। तो लेकिन बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू या तिलका मांझी के साथ में सबसे बड़ी कमजोरी ये थी, उनके पास कोई एक स्ट्रक्चर नहीं था जो उनके बाद नेतृत्व को थाम सके या उनके बाद के संघर्ष को आगे बढ़ा सके। इस कारण आंदोलन विफल होता चला गया। माओवादियों का प्लस पॉइंट यह है कि ये लगातार एक धारा प्रवाह, इनके अंदर एक लाइन बनी हुई है और इस धारा प्रवाह के तहत जिस तरह से आप दीपक की बात कर ले अगर, तो दीपक में बत्ती लगी हुई होती है, बत्ती के नीचे तेल लगा हुआ होता है, तो और ऊपर चिंगारियां के माध्यम से वो बत्तियां जलती रहती है, बत्ती जलती रहती है। और जब तक तेल रहता है तब तक वो जो है बत्ती के माध्यम से उसकी जो चिंगारी जहाँ निकलता है चिराग का, वहां पर तक तेल पहुंचता रहता है और रोशनमय होता रहता है। इसी तरह की चीजें माओवादी के स्ट्रक्चर में भी है। जनता तेल जो यहाँ पर जो प्रति बता रहे हैं आपको हम, तेल असल जनता है, जनता यहाँ की है मौजूद। और बत्ती जो है वो पार्टी हुई और चिराग आपको जो है उसके जो महासचिव होते हैं या उसके जो नेता होते हैं वो होते हैं, जो जलते रहते हैं और लोगों को अपनी प्रकाश देते रहते हैं, अपनी विचारधारा प्रचारित करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, खुद भी इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है, हालांकि पता नहीं कितना करोड़ है। लोग अभी तक मोदी सरकार ने काउंटिंग नहीं किया है, जनगणना नहीं किया है, इसलिए कुछ भी निकालना मुश्किल है। फिर भी एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि 140 करोड़ की आबादी भारत की है। अगर इतनी बड़ी आबादी है तो इनके जो चिराग के नीचे जो तेल का मात्रा है बहुत ज्यादा है। सभी तेल खत्म होना मुश्किल है। जब तक तेल रहेगा तब तक चिराग जलेगा, जब तक जनता रहेगी इस देश में तब तक माओवादी संगठन चलता रहेगा और ये आगे बढ़ता रहेगा। बत्तियां जो है पार्टी पार्टी को तोड़ना इतना आसान नहीं है। और पुलिस की काफी कोशिश के बाद, मशक्कत के बाद भी ये 50 साल का इतिहास बता रहा है कि पार्टी कमजोर कभी कभी जरूर हुई है, लेकिन पलटवार किया है, भयंकर पलटवार किया है। अभी बालकृष्ण की शहादत हुई थी और उसके पहले जो है बसवराज की शहादत हुई थी। बसवराज की मृत्यु के बाद सरकार ने एक बड़ा जश्न मनाया था और कहा था कि अब सीपीआई माओवादी नेतृत्व विहीन हो गया है, नेतृत्व बिखर गया है और पार्टी अब खत्म होने वाली है। और 26 का जो डेडलाइन दिया था वो अब पूरा हो जा रहा है। इस तरह डेडलाइन सरकार
हर बार देती रही है। और रही बात प्रथम महासचिव चारू मजूमदार के मृत्यु के बाद भी कहा गया था कि चारू मजूमदार मर गए हैं तो अब पार्टी खत्म हो गई है। लेकिन पार्टी कमजोर जरूर हुई है, बिखर जरूर गई, लेकिन पार्टी फिर से अपने आप को समृद्ध किया है। इसका वजह यही है कि देश की जनता की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। जब तक समस्याएं खत्म नहीं होगी तब तक जो है पार्टी चलती रहेगी, बनती रहेगी, संघर्ष होते रहेंगे। जनता की मुख्य समस्या है रोटी रोजी, कपड़ा मकान, शिक्षा, दवा। तो ये सभी की पूर्ति सरकार कर नहीं रही है, लोगों को दमन ढा रही है। आए दिन पटना के सड़कों पर या दुनिया के भारत के सड़कों पर जिस तरह से युवाओं के साथ हमले हो रहे हैं, उनके रोजगार मांगने पर लाठियों से पीटा जा रहा है, या उनके साथ जिस तरह से अन्य तरह की मारपीट की जा रही है, धांधलियां की जा रही है, न्यायपूर्ण तरीके से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, सवाल पूछने में पत्रकार की पिटाई हो रही है। अभी दरभंगा में ही देखा गया था, एक पत्रकार ने सवाल पूछा भाजपा के नेता से, तो किस तरह से उसको पीट पाट करके महाभंग गाली दिया और पीट पाट करके उसको दुरुस्त कर दिया। पुलिस ने भी केस नहीं लिया। स्वाभाविक तौर पर इससे आक्रोश पनपता है। इस आक्रोश का परिणाम सशस्त्र ही होता है। रीजन यही है कि आपके न्यायपालिका पर भी लोगों को विश्वास अब नहीं रहा। अभी मैं कल एक जगह में प्रोटेस्ट चल रहा था संविदा कर्मियों का, और उस प्रोटेस्ट कर्मियों के तरफ से एक बकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि एक भी व्यक्ति कोर्ट या न्यायालय के पास शरण लेकर के ना जाए, वहां पर अपील दायर ना करे। तो ये है देश की आम युवाओं के बीच कोर्ट की इज्जत, उसकी साख। और पुलिस की तो साख बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि पुलिस के बारे में समझदारी बन गई है कि ये गुंडे हैं, और गुंडे जो है लोगों को मारने पीटने और फर्जी मुकदमा करने का है काम करते हैं, वास्तविक काम ये करते नहीं है। अपराधियों के साथ पुलिस की मिली भगत के लंबे लंबे चिट्ठे भरे पड़े हैं देश में। इसको कहीं से उठा देखा जाए तो साफ साफ दिखेगा पुलिस किस तरह से अपराधियों के साथ मिलकर के देश के बेगुनाह और इंसाफ पसंद लोगों को फंसाते हैं, उनको मारते हैं, उनको तंग तबाह करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब न्यायपालिका की स्थिति भी साख खत्म हो गई है, पुलिस की साख तो पहले ही खत्म हो गई है, सत्ता अब कितने दिनों तक पुलिस और सेना के बूते अपने आप को बचाएगी, ये कहना मुश्किल है। अगर इसी तरह चलता रहा, अगर तो जिस तरह से मैंने कहा कि दिया में तेल की मौजूदगी, ये आक्रोश वही दिया है, वही तेल है, और ये आक्रोश सरकार अगर खत्म नहीं कर पाती है, सरकार अगर उसको निपटा नहीं पाती है, तो आप कितना भी सदा पुलिस लगा लें, लोगों का आक्रोश सशस्त्र ही जाएगा, क्योंकि आपके पास उनकी बात सुनने के लिए ना वक्त है, ना ही आप जरूरत समझते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है, जनता को वोट देने का मसला भी जो है खटाई पर गया है। भाजपा के नेता खुलेआम बोलते हैं तो मुझे वोट दो, ना दो मुझे उससे मतलब नहीं है। तो जब वोट देने का मतलब ही नहीं रहा उसके लिए, सरकार चुनने में जनता की कोई भूमिका नहीं रही है, तो जनता भी सरकार की बात क्यों सुने, सरकार की माथा अपने आप को क्यों समझे। तो इसलिए माओवादी खत्म करना इतना आसान नहीं रहा गया है। जितने भी आक्रोश पनपेंगे कहीं न कहीं सीधे माओवादी से जुड़ेंगे, और माओवादी से जुड़ने के बाद आंदोलन को और ज्यादा बल मिलेगा। जितना ज्यादा आतंक पुलिस या महकमे में रहेगा, उतना ज्यादा ये जो है
माओवादियों को ऊर्जा मिलती जाएगी। माओवादियों को ऊर्जा उसी से मिलती है, यानी लोगों के आक्रोश से। और सरकार इसको कम करने का प्रयास भी कर रही है, तो परिणाम है कि माओवादी को खत्म करना 26 क्या कभी भी संभव नहीं है। भले ही माओवादी इन लोगों को खत्म कर दे, सरकार को उलट के फेंक दे। बहरहाल हजारीबाग में जिस तरह से एक केंद्रीय कमेटी नेता की हत्या हुई है और उसके बाद जिस तरीके से की चीजें निकल के सामने आई है, वो यही है कि माओवादी अपने रिक्त पदों को भरने में काफी सक्षम है। और इसी यही वजह है कि जब पिछले दिनों जब कई माओवादी नेताओं की हत्या होती है या हुई है, उनके जगह पर नए लीडर्स तुरंत ही चले आते हैं, पहुंच जाते हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि जो पुराने लीडर होते हैं ज्यादा ही योग्य होते हैं, काबिल होते हैं। नए लीडर की योग्यता पर कई बार सवाल भी उठते रहे हैं उनकी, लेकिन इसके अंदर जो है कई सारी चीजें हैं। अभी मैं एक किसी व्यक्ति से बात कर रहा था जो माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे। वो उनका कहना था कि आप अगर चाहें तो भाजपा का महासचिव बन सकते हैं, लेकिन आप सीपीआई माओवादी का पार्टी मेंबरशिप जल्दी हासिल नहीं कर सकते। ये चीज दिखाता है कि सीपीआई माओवादी किस तरह से अपने पार्टी मेंबर्स को बहुत ही कड़े मापदंड पर अपने आप में कसौटी पर तौलती है, और उस कसौटी पर तौलने के बाद ही उसको पार्टी मेंबरशिप दिया जाता है। जिस पार्टी की पार्टी मेंबरशिप इतनी कड़ाई से लागू होती है, उस पार्टी के हर व्यक्ति, हर लीडर्स या हर जगह पहुंचे हुए लोग निश्चित ही काबिल और मंजे हुए होते हैं। ये एक चीज था। लेकिन मैं कहना भी है कि हजारीबाग में जिस तरह से एक सीपीआई माओवादी के नेता की हत्या हुई है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये नुकसान कितना बड़ा है और कैसा है। अभी जो हजारीबाग में मारे गए हैं सहदेव सोरेन, उनके बारे में कई सारी जानकारी निकल के आई है। हम थोड़े से बताते हैं आपको उनके बारे में भी। सहदेव सोरेन, जिन्हें प्रवेश दा, अनुज, अमलेश या कमलेश के नाम से भी जाना जाता है। माओवादियों की विशेषता यही होती है कि वो जिस नए इलाके में प्रवेश करते हैं, अपना नाम बदल देते हैं ताकि उनकी गोपनीयता भंग ना हो, बनी रहे। अ, ये सीपीआई माओवादी के प्रमुख नेता थे जो बिहार झारखंड में कार्यरत थे। ये माओवादी संगठन की सीसी मेंबर थे और लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थे। उनकी गतिविधियां मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक सीमित थी। ये लगातार ये जो है पुलिस पर अटैक और भर्ती अभियान का में माहिर थे, और इनके ऊपर झारखंड सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ये जैसा कि आप बता दिए आपको हम कि ये सहदेव सोरेन हैं, और झारखंड के मुख्यमंत्री का भी नाम हेमंत सोरेन ही है। मतलब ये भी आदिवासी है, वो भी आदिवासी है। आदिवासियों को किस तरह से खत्म किया जा रहा है, इसको भी एक सोचने की जरूरत है। इन पर कुल मिलाकर के ये 1.4 करोड़ रुपए का इनाम था। और कल सुबह जो है हजारीबाग में जो एक मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में इनका इनकी मृत्यु हुई है। हालांकि सरकार मुठभेड़ बता रही है, लेकिन ये मुठभेड़ कम, मुझे फर्जी मुठभेड़ ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये केंद्रीय कमेटी के लीडर हैं और इतने बड़े लीडर कभी भी अलग से नहीं चलते हैं 2-3 आदमी मिल के। ये कहीं कहीं अधिक संख्या में चलते हैं, या अगर किसी काम से बाहर निकलते भी अगर हैं तो इनकी सुरक्षा की व्यवस्था बहुत गहरी होती है। और ये कल इनका मुठभेड़ में मृत्यु हुआ है, और ये मृत्यु से ज्यादा फर्जी मुठभेड़ लग रहा है। वजह यही है कि अगर ये जिस तरह से चल रहे हैं, और सरकार पुलिस का कहना है कि ये जो है घर में छिपे हुए थे 3 आदमी, और पुलिस को सूचना मिली और इनको जो है पकड़ लिया गया। लेकिन खबरों में ही एक सूचना ये भी है कि मुखबिरों के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली है। इसलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि मुखबिरों का समस्या माओवादी संगठन में सबसे बड़ा बहुत बड़ा हुआ है, और मुखबिरों से कैसे निपटा जाए, ये नए महासचिव देव जी की ये प्राथमिकता में होना चाहिए। ये सहदेव सोरेन जो है ये आपको जन झारखंड जिला के झारखंड के हजारीबाग जिला में विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के मंदेरी गांव में हुआ था, और ये विशुद्ध रूप से आदिवासी है। और जो वहाँ समस्याएं थी, समस्याओं से ही जूझते हुए, लड़ते हुए ये आगे बढ़े थे।
जो मैंने शुरू बताया था कि रोजी रोटी, शिक्षा, चिकित्सा, घर की समस्याएं जो है, ये समस्याएं ही तेल बाती की तरह काम करता है माओवादी संगठन में। ये 90 में नक्सली आंदोलन से जुड़े थे और फिर सक्रिय हुए और आगे बढ़ते हुए ये उच्च पद पर पहुँचे। पहले ये स्पेशल एरिया कमेटी के मेंबर रहे थे और उसमें जैसे नुकसान हुआ किसान डाका, जो कि प्रशांत घोष हैं, जो बंगाल के रहने वाले हैं, और उनकी पत्नी शीला मरांडी, उनका भी जो है अरेस्टिंग हुआ है, जेल में है वो। उसके बाद से जो है जो पद रिक्त हुए हैं उस जगह पर ये लोग आए थे और ये लगातार संघर्ष को आगे बढ़ाते रहे हैं। सत्येंद्र सोरेन का जो सीसी मेंबर में 5 साल पहले इनकी नियुक्ति हुई थी और ये जो है आपको छोटानागपुर, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग आदि इलाके में सक्रिय थे। कई सारे इन्होंने भर्ती अभियान लोगों को चलाए हैं और कई सारे पुलिस पर हमले करने का इन पर रहा है ये, जिसमें कि मुख्य रूप से 2007 में चिलखारी नरसंहार, जिसमें कि आपको 20 लोग मारे गए थे। उसके बाद 2012 में पुलिस की हत्या किए थे, पुलिस पर हमले हुए थे, दर्जनों पुलिस मारा गया था। फिर 183 राइफल की लूट में भी ये शामिल थे, लूट या बरामदगी जो बोलिए। और 2012 में जब ये जेल में थे तो इनको जो है गिरिडीह कोर्ट ले जाते इस वक्त ही जो है माओवादियों ने इनको जेल से आज़ाद कराया था। तो ये भी समझ लीजिए कितने महत्वपूर्ण लोग ये रहे थे। इसके पहले जो शहीद हुए थे बालकृष्ण, उनके साथ भी यही मसला था। जब वो गिरफ्तार हुए थे तो उसको जेल से भगा लिया गया था और उसी स्थिति में अभी सत्येंद्र सोरेन जैसा भी हुआ है। ये भी जो है जेल तोड़ करके ही बाहर निकले थे, इनको तोड़ कर निकाला गया था। और इनके जो मुठभेड़ हुआ था उस मुठभेड़ में इनकी शहादत हुई है। इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे मसले हो सकते हैं और केंद्रीय कमेटी मेंबर हैं तो ऑटोमेटिकली इन पर जो है 1-1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा जा सकता है। तो ये इनका था। और इसमें उनके साथ में जो सहयोगी थे वो रघुनाथ हेम्ब्रम और बिरसन गंजू, इनकी भी शहादत हुई है, इनकी भी मृत्यु हुई है इस पुलिस के मुठभेड़ में। ये एक चीज़ें रही है और जिस तरह से कहती है सरकार की माओवादी कमज़ोर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और जनता की समस्याओं को, माओवादियों को मजबूत भी यही सरकार ही कर रही है और इसको स्पष्ट रूप से कहा जाएगा जनता की समस्याओं को ना तो सुनती है ना ही हल करने की दिशा में कदम बढ़ाती है। तो स्वाभाविक तौर पर जो हाँ जनता को मौका मिलेगा उस तरफ जाएगी। सरकार को चाहिए कि अगर जनता की समस्याओं को हल कर दे, अगर उनके जो रोटी कपड़ा का मकान का जो समस्या है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करे, अगर रोजगार की समस्याओं को हल करे अगर, तो मुझे नहीं लगता है कि माओवादी खत्म करना इतना मुश्किल काम है। लेकिन सरकार इंसाना केवल सशस्त्र कार्रवाई के जरिए, पुलिस कार्रवाई के जरिए चाहती है कि माओवाद को खत्म कर दें, तो ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ही मुश्किल है। हथियार के सहारे आप किसी को खत्म नहीं कर सकते, खास करके तब जब वह एक पूरी पार्टी के तहत, एक ढांचे के तहत वो काम कर रही है और वो लड़ रही है। उसका अपना पूरा ढांचा है, सांगठनिक है, हथियारबंद दस्ते उसके हैं, मिलिट्री शक्ति है बाकायदा, उसका पॉलिटिकल विंग है उनका, उनकी जनता सरकार है, मैंने पूरी ढांचा बना हुआ है। इस ढांचे को ख़त्म करना, कमज़ोर करना इतना आसान नहीं है। अगर सरकार सचमुच में माओवाद को ख़त्म करने के लिए कृत संकल्पित है तो मैं फिर यही कहूँगा, लोगों के रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा, ये जो मूलभूत समस्याएं हैं इसको ख़त्म करें, इसको दूर करें और इंसाफ की जो ललक है लोगों के अंदर में उसको सुलभ करें। कोर्ट ने अब साख खो दिया है, पुलिस ने साख खो दिया है। इस साख को बनाने का काम इस सरकार को ही है। सरकार कोई भी रहे, भाजपा की रहे, कांग्रेस की रहे या किसी दल की रहे, समस्या अगर हल नहीं करेंगे तो लड़ाई जारी रहेगा। इसको खत्म करना किसी के बुते से बाहर की बात होगी। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, देखिए जुड़े रहिए।